नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज हमारे साथ हैं इंडिया गठबंधन की गाजियाबाद लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा जी। डॉली शर्मा जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रही हैं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से। यह वीआईपी सीट मानी जाती है, तो गाजियाबाद के लोगों के लिए डॉली शर्मा का क्या मायने निकाला जाए? मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ और यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के लोगों को बेहतर समझती हूँ। यहाँ ऐसे पैराशूट से प्रत्याशी आए जो आए, चुनाव लड़े और चले गए, जिन्होंने कुछ गाजियाबाद की जनता से नहीं किया और लगातार जनता अपने मुद्दों को लेकर परेशान रही। जैसे हम इस इलाके में बैठे, यहाँ के अपने अलग मुद्दे हैं। यहाँ हाई राइज है, हाई राइज में वो नगर निगम को अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है बिल्डर से। आप इंदिरापुरम की बात कर रही हैं कि यहाँ हैंडओवर नहीं हुआ है। यहाँ ज्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं और उनकी संख्या लाखों में है। जी बिल्कुल, उनका अभी तक भी सोसाइटी का हैंडओवर नगर निगम को नहीं हुआ है, जिसके कारण आए दिन फ्लैट में रहने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं। जो CISF वाली सड़क है वो भी दिक्कतदायी है, बहुत परेशान होते हैं वहाँ लोग। 62 से और आगे मोहन नगर तक का मेट्रो का जो विस्तार होना है, इंदिरापुरम और वसुंधरा को जो मेट्रो का विस्तार मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। यहाँ इलेक्ट्रिक बस जो डेली कम्यूट करने में परेशानी आती है, यहाँ लोकल बसेस नहीं चलती हैं, तो लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। साहिबाबाद विधानसभा एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है और यहाँ जब कम्यूट करने के साधन ना हो, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के साधन ना हो, जैसे बस सुविधा, तो बहुत परेशानी लोगों को आती है। मेट्रो नहीं है, बस नहीं है, तो ये ऐसी दिक्कतें जो आम तौर पर रोज इंसान होते हैं। यहाँ बिल्कुल, यहाँ आमरण अनशन तक किए गए हैं अस्पताल के लिए कि साहिबाबाद में अपना अस्पताल हो। उसके अलावा यहाँ अपने डिग्री कॉलेजेस हों। यहाँ अपनी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा होता है गंगा जल की सप्लाई नहीं आती है। साहिबाबाद के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खोड़ा नगर पालिका, या यहाँ पर अभी तक भी पानी नहीं है। आए दिन लोग दिक्कत है पानी के कारण। अवैध बस्तियां नहीं, अवैध बस्तियां नहीं है तो फिर वोट्स क्यों है? यहाँ वोट्स नहीं होना चाहिए। वोट्स हैं, वोटर है तो वो अपना हक मांग रहे हैं ना। पानी क्यों नहीं? जल ही जीवन है। हर घर नल, तो हर घर नल की बात करने वालों ने खोड़ा को पानी से अछूता क्यों रखा? सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट है? महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, क्योंकि महिलाओं के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये NCRB का डेटा कह रहा है। यहाँ प्रत्येक घंटे 3 बलात्कार होते हैं। दिन दहाड़े इन इलाकों में चेनें लूट ली जाती हैं और तो और सोसाइटीज़ में घुसकर मोबाइल छीन लिए जाते हैं। हमने पीछे दिनों एक लड़की को मौत के घाट उतरते देखा, एक मोबाइल के कारण उसकी मौत हो गई। जब मोबाइल छीना गया तो उसको बुरी तरह पीटा और मोबाइल छीना गया, उसकी मौत हो गई। तो ये जो सुरक्षा के मुद्दे महिलाओं के लिए बहुत अहम है। आज महिलाओं को लोग बाहर भेजते हुए, बच्चियों को बाहर भेजते हुए डरते हैं। क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो महिला यहाँ पर वैसे भी 14 लाख वोटर महिला है इस क्षेत्र में, तो महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। महिलाओं के अपने अलग मुद्दे हैं, उन पर मैं मजबूती से काम करूंगी। जैसे 50% सरकारी, यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार बहुत रहता है। कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र आया है, उस न्याय पत्र में हमने कहा है कि 50% नौकरियां सरकारी वो महिलाओं के लिए होंगी। और मैं कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि 50% नौकरियां मेरे क्षेत्र की महिलाओं को भी मिले। मेरे क्षेत्र की महिलाओं को मिले। हाँ। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब हिस्सेदारी न्याय की बात की जाती है, जो आपकी घोषणा पत्र में भी है जी, तो उसमें मुस्लिमों के लिए स्ट्रक्चर कमेटी आपके समय में बनी थी लेकिन लागू नहीं हुई, तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हम हर समाज के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी हर धर्म, हर जात के लिए काम करती है। हम सत्ता में आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर सभी वर्गों का कल्याण हो। जो चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में कही है, जातिगत जनगणना, सबको जितनी जिनकी संख्या उतना उनकी भागीदारी, तो इसी हिसाब से हमने अपने न्याय पत्र भी बनाया। महिला न्याय पत्र, किसान न्याय पत्र, युवा न्याय पत्र। युवा न्याय पत्र में हमने युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी देने की और 1 लाख रुपया स्टाइपेंड देने की बात की है। हमने 30 लाख रिक्त पद भरने की बात की है। हमने 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड एलोकेट करने की बात की है, जिससे युवाओं को अपने जो रोजगार शुरू करें, जो अपने काम धंधे स्टार्ट करें, उनमें हम उनको पैसा दे सकें। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम्स हम लेकर आए। हमने जैसे आप लेके तो आ रही हैं, लेकिन जब बात होती है चुनाव की तो कहीं ना कहीं धर्म और जात का भी मुद्दा एक अहम होता है। सनातन बनाम राहुल गांधी कर दिया गया है, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? वो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मुद्दे बनाम देश।
हमारा जो देश है आज परेशान है। उससे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। 20 करोड़ नौकरियां अब तक मिल जानी चाहिए थी, 15 लाख अब तक आ जाना चाहिए था, किसानों को एमएसपी मिल जानी चाहिए थी, युवाओं को जो है आए दिन जब उन्होंने नौकरी मांगी तो उनको डंडे मिले, अग्निवीर मिला, उनको पेपर लीक मिला, भर्ती घोटाला मिला। हर नारा इनका उठा लीजिए। बेटी बचाओ बलात्कारी बचाओ बन गया। आप देखिए इन्होंने महिला पहलवान घसीटी और नेताओं को बचाया। अब महंगाई घटाओ बन गया महंगाई बढ़ाओ। अब 220 रुपए का खाने का तेल आने लगा है, जो रिफाइंड तेल और सरसों का तेल है। देखिए क्या दाम बढ़ गए हैं। रसोई गैस 1100-1200 की बिक रही थी, कांग्रेस के शासन में 400 की बिकती थी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल डीजल के दाम 38 रुपए देने वाले थे, सेंचुरी पार तक करते हुए हम लोगों ने देखा है। ये हर घर के मुद्दे। और तो और छोड़िए, शिक्षा पर जीएसटी। हिंदुस्तान पहला देश बना जहां शिक्षा पर जीएसटी है, जहां बच्चों के कॉपी किताब पेंसिल दूध दही पर जीएसटी है। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर परिवार में रोजगार आए। ये अधिकार छीनकर उन पर टैक्स लगा दिया गया। बड़ा दुख होता है हमें देखकर कि विश्व में हिंदुस्तान पहला देश बना जहां शिक्षा पर जीएसटी है। कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, इन्होंने शिक्षा पर टैक्स दिया। तो ये सामने फर्क सामने है, इनके सारे नारे उल्टे हो गए। गाजियाबाद की जनता ये भी जानना चाहती है, डॉली शर्मा महिला हैं, तो महिला होना आपकी कमजोरी है या ताकत है? मैं महिला होना अपनी कमजोरी नहीं समझती। मुझे लगता है मेरी ताकत है और मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं ऐसे परिवार में जन्मी हूँ जहाँ बच्चों में फ़र्क नहीं किया जाता। मैंने कभी मेरे पिता को ये फ़र्क करते नहीं देखा कि बेटियों को कैसे पाला जाता है और बेटों को कैसे पाला जाता है। मैंने हमेशा देखा मेरे पिता ने मुझे आगे बढ़ाया है। इस चीज़ के फ़र्क को कभी मैंने महसूस ही नहीं किया। हम बच्चों की तरह पले बड़े हैं। हम बेटी और बेटा करके नहीं पले, हम बच्चों की तरह पले हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तीनों बच्चों को हर चीज़ उसी अनुपात से मिलनी चाहिए जो मेरे पिता अपने, जो उनकी परिस्थितियां रही हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, संघर्ष हुआ है, जब जो परिस्थिति आई उन्होंने हमें अपने से बेहतर चीज़ें देने की कोशिश की। तो मैं इंसान को औरत या आदमी करके नहीं देखती हूँ, मैं इंसान करके देखती हूँ। मुझे लगता है सबके लिए बराबर सुविधा होनी चाहिए। जब हम कहते हैं आधी आबादी पूरा हक, तो मतलब सब बराबर ना, आधी आबादी को भी पूरा हक मिलना चाहिए। तो हम पूरे हक की बात करते हैं। मुझे लगता है जिस दिन तक हम ये सोचेंगे कि महिला कमजोर है तो हम न्याय की बात कैसे करेंगे? पूरे समाज का भी विकास भी नहीं होता जिस समाज में महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, वो समाज। देखिए ये सीधा और साफ है। मैं जिस पार्टी से आती हूँ उस पार्टी ने 17 सीटें गठबंधन में कांग्रेस को मिली। उनमें से गाजियाबाद जैसी वीआईपी सीट का टिकट एक महिला को देना, ये अपने आप में बताता है कि हमारी पार्टी महिलाओं को प्राथमिकता देती है। जैसे पहली देश की प्रधानमंत्री महिला दी, पहली देश की राष्ट्रपति महिला दी, लोकसभा स्पीकर महिला दी। तो लगातार जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उसमें महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता दी। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं बिना महिलाओं की भागीदारी के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो वही हम उसी चीज पर चल रहे हैं। और तो और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया, सरोजनी नायडू के रूप में, सोनिया गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है महिलाओं ने। आपको केवल यही लगता है कि मोदी की काट आपके पास क्या है? अगर पूछा जाता है, मेरी बात सुनिए आप, उस सवाल को आप नकार नहीं सकती हैं जिसमें आपकी लड़ाई यहाँ के प्रत्याशी से नहीं, मोदी के ब्रांड नेम से हो रही है। तो इसकी काट क्या होगी आपके पास? देखिए उसकी काट सीधा और सीधा मेरे परिवार के, मेरे गाजियाबाद के मुद्दे हैं। लगातार 15 साल से उनको दरकिनार किया जा रहा है। जब कोरोना की मार पड़ी, लोग सांसों के लिए तरसे, ऑक्सीजन बेड, दवाई के लिए तरसे, कुत्तों ने लाशें खाई, शमशान घाट पर टोकन बटे, तो मोदी जी नहीं आए थे यहाँ किसी की मदद करने। यहाँ वो लोग आपस में एक दूसरे की मदद उन्होंने की, आपस में एक दूसरे की मदद की थी। और तो और जनप्रतिनिधि गायब थे। जो स्वास्थ्य मंत्री मेरे सामने लड़ रहे हैं वो आज स्वास्थ्य मंत्री इसलिए नहीं है क्योंकि वो फेल मंत्री है। जब उन्हें संपर्क किया गया उनके मोबाइल फोन बंद थे, उनके घर के दरवाजे बंद थे। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं अपने आप को बचाऊं या तुम्हें बचाऊं। अगर एक प्रशासनिक, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है तो आम जनता का क्या होगा? तो आपको क्या लगता है कि उनको जो स्वास्थ्य मंत्री पद से हटाया गया केवल उनकी नाकामी के कारण हटाया गया? वो एक फेल विधायक है, वो एक फेल स्वास्थ्य मंत्री है, वो एक बिल्डर है, माफिया मैं कहूंगी, जो सरकारी जमीनों पे कब्जा करते हैं। नक्शों में बकायदा जमीनें सरकारी हैं और उस पर कब्जा अतुल गर्ग का है। वो एक शिक्षा माफिया है जो अपने कॉलेजों में 5-5 लाख की घूस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। वो एक कारोबारी है,
कारोबार करने आए हैं, क्योंकि अगर उनका जनता से सरोकार होता तो लाइन पार में 250 करोड़ रुपए का गंगाजल घोटाला ना होता, आज वहां गंगाजल लाइन वहां के लोगों को मिला होता। पूर्वांचल के लोगों के, ये लोग कहते हैं भगवान में आस्था है, पूर्वांचल के लोगों के छठ मैया के घाट ना वो बुलडोजर से तोड़ दिए होते उन्होंने। उसके अलावा कोरोना की महामारी में जब सांसें देने की बात थी तो वो रेमडेसिविर दवाइयों पर और चीजों पर कारोबारी ना कर रहे होते, वो हमारे गाजियाबाद की जनता की सांसें बचा रहे होते। हमने कुत्तों को लाशें खाते हुए देखा है। मैं वो इस परिवार की बेटी हूं जिसने दिन रात कोरोना में काम किया है लोगों के लिए। ये हम लोगों ने शिफ्टों में काम किया है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे सोकर काम किया है, और तो और उनके कार्यकर्ताओं को सिलेंडर हमने दिलाया है। और ये मैं खुले तौर पर आपके टीवी पर कह रही हूं, अतुल गर्ग जी को बिठा लीजिए, मेरा चैलेंज है, मैं बिना संवैधानिक पद पर रहकर अपने काम गिनाऊंगी और वो संवैधानिक पद पर रहकर अपने काम नहीं गिना सकते। मेरा चैलेंज है, एक मंच पर आए और बात करें मुझसे। भाग गए एनडीटी की डिबेट, भाग गए। चाहे सीएल का निजीकरण रुकवाना हो, चाहे मेट्रो के पास अपने क्षेत्र के बच्चों को इशू कराना हो, चाहे नालों में गिरते बच्चों को बचाना हो, बाउंड्रियां कराना हो, चाहे लोनी में जब बाढ़ से ग्रसित हुआ क्षेत्र उनके लिए राशन दवाइयों का इंतजाम करना हो, करहेड़ा साई बाबा क्षेत्र में आता है उनके लिए बाढ़ में कपड़े दवाई खाने का इंतजाम करना हो, कोरोना में 1.25 लाख से ऊपर लोगों को राशन पानी खाना दवाई बेड दिलाना हो, उसके अलावा खोड़ा के पानी के मुद्दे, साहिबाबाद क्षेत्र के और अलग अलग देश के मुद्दे, गाजियाबाद के मुद्दे, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैंने नेशनल चैनल पर उठाए हैं। और मुझे लगता है मुझे जब जब मौका मिला मैंने देश के सभी बड़े चैनल पे अपने गाजियाबाद को उठाया है। मैं अपने गाजियाबाद मेरा प्रतिनिधित्व करता है, आज मुझे नेता मेरे गाजियाबाद के लोगों ने बनाया है और यही लोग मेरी ताकत है। और इनकी ताकत के कारण मैं देश के हर क्षेत्र में, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, उसके अलावा देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां मैंने अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं किया, काम नहीं किया संगठन में। वो ताकत सिर्फ मुझे मेरे लोगों से मिलती है। आपके लोगों से ताकत मिलती है, लेकिन अभी भी 2 बड़े सवाल हैं। इस गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जहां 15 से 16 लाख लोग प्रवासी हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं या अलग अलग यूपी के जिलों से आके इन इलाकों में बसे हुए हैं। दूसरा इलाका गाजियाबाद का कोर इलाका है, जिसमें आप लोनी ले सकते हैं, तमाम और विधानसभा क्षेत्र ले सकते हैं। इन दोनों के मेल में आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जिसमें मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, इनके हक अलग मांगे जाते हैं और जो प्रवासी जनता है जो अब यहाँ गाजियाबाद की वोटर हैं उन दोनों के मुद्दे अलग हैं। उसमें एक पार्ट कहता है कि हमें सफोकेशन हो रहा है इस राजनीतिक विद्वेषीकरण से, तो आप इसे कैसे समझती हैं? देखिए, राज ठाकरे ने कहा था कि पूर्वांचल को भगाओ महाराष्ट्र से, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान सबका देश है। अपने घर पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए हमारे गाजियाबाद के लोग भी देश के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी। मैं ये कहूंगी कि ये देश सबका है, मेरा गाजियाबाद सबका है। यहाँ काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अलग अलग जगह से लोग आते हैं और मेरे गाजियाबाद के, मेरे क्षेत्र के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि वो सबका समावेश करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं। लगता है कि मेरा कहने का मतलब था कि गाजियाबाद की पहचान 10 साल पहले एक माफिया वाले राज्य क्या करें जिले के तौर पे होती थी, आज वो छवि बदली है। आपको लगता है कि अभी पूरी तरीके बदली है, अभी बहुत काम करना बाकी? बिल्कुल नहीं बदली है। प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचारी भगाओ, और अपने बगल में अतुल गर्ग को खड़ा कर जो भू माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, एक भ्रष्टाचारी है, जो 250 करोड़ का घोटाला गंगा जल का करते हैं, जो कोरोना में रेमडेसिविर दवाइयां और अन्य दवाई का घोटाले करते हैं, इसके अलावा लगातार भ्रष्टाचार करते हैं। आप देखिए, जमीनों, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, धौलाना के किसानों की जमीन पर कब्जा करते हैं, उनको बगल में अपने खड़ा करके वो क्या साबित कर रहे हैं? मुंह से कहते हैं भ्रष्टाचारी भगाओ और बगल में अतुल गर्ग को खड़ा करके कहते हैं भ्रष्टाचार भगाओ। ये कौन से दो मुंही बातें हो रही है? कौन सी दो मुंही बातें हो रही हैं? मोदी जी गाजियाबाद में एक रोड शो करते हैं, लाखों लोग उनकी जय जयकार करते हैं। आपको नहीं लगता है कि उनके इस रोड शो से पूरी सिनेरियो बदल चुका है? वो एक फेल्ड रोड शो था। जब अपने गाजियाबाद जैसे इलाके में, जहां इनके 5 सांसद, 5 विधायक, 1 MLC, 2 सांसद रहे हैं, वहां दूसरे जिलों से जब बस बुलानी पड़े और एक प्रधानमंत्री के लिए 10,000 की भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, तो वो रोड शो फेल ही होता है। आप आइएगा, अभी कांग्रेस के रोड शो में दिखाऊंगी। इसके अलावा
इसके अलावा राजनाथ सिंह जी की रैली फेल हुई, रुझान आ रहे हैं, अतुल गर्ग जी की धौलाना में पिटाई हुई, अभी मुरादनगर में गोली तक चलाने की बात हुई, क्रॉसिंग से खदेड़े गए, लोनी में भी पिटते पिटते बचे। ये जनता का रुझान है। आप जनता को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। कमल के फूल से आप गाजियाबाद की जनता को फूल नहीं बना सकते। तो ये लोकसभा का चुनाव आप कह रही हैं कि स्थानीय मुद्दों पे ही होगा? बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ इंडिया गठबंधन की नेता डॉली शर्मा जी, जो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी राय रखी है। इनका साफ कहना है कि इनकी लड़ाई मोदी से नहीं, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे यहाँ के चुनाव होंगे। और जनता अब समझ चुकी है कि मोदी के नाम पे बार बार जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। आप सभी लोग बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा।